सोनू चिड़िया काफी दिनों से देख रही थी कि एक शिकारी रोज जंगल में चक्कर लगाता है। मुझे लगता है इस शिकारी की नजर हम पक्षियों पर आ गई है। ये हमें पकड़ने का कोई मंसूबा बना रहा है। मुझे बाकी पंछियों से बात करना होगी ताकि वो होशियार रहें। कुछ ही देर बाद मिट्ठू भी वहां पर आ जाता है। मिट्ठू भाई, जंगल में शिकारी घुस आया है। उसकी नजर हम पंछियों पर है। इससे पहले कि हम उसकी पकड़ में हों, हमें कुछ करना चाहिए। सोनू बहन, हम पंछी क्या कर सकते हैं? हम इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकते, वो हमसे ताकतवर हैं। हाँ मिट्ठू भाई, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। क्या पता कोई ना कोई हल निकल आए और हमें अपने घोंसले न छोड़ने पड़े। आप ऐसा करो, बारी बारी सभी पंछियों को इस बारे में बताओ। क्या पता कोई अच्छी तरकीब ही दे दे। मैं कालू भाई के पास जाती हूँ। उनके चीलों से अच्छे संबंध हैं। हो सकता है वो ही हमारे किसी काम आ जाए। ये कहकर मिट्ठू वहां से चला जाता है। सोनू भी कालू की तरफ चली जाती है। मिट्ठू बारी बारी सभी पंछियों के पास जाता है, पर कोई भी उस समस्या का हल नहीं कर पाता। थक हार कर मिट्ठू कालू की तरफ ही आता है, जहां सोनू पहले से ही मौजूद होती है। सोनू बहन, सब पंछी डर गए हैं। वो कहते हैं हम जंगल छोड़कर चले जाएंगे। हम इंसान का मुकाबला नहीं कर सकते। हमें अपनी औलाद की जान अपने घोंसलों से ज्यादा अजीज है। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको समझाया है। कोई ना कोई हल निकल आएगा। आप कहीं ना जाओ और बेफिक्र रहो। मिट्ठू भाई, आपने ठीक किया। जंगल छोड़ना कोई समस्या का हल तो नहीं, और फिर हम कब तक ऐसे ही भागते रहेंगे। सोनू कालू को सब कुछ बता चुकी होती है। सोनू बहन, मैंने इस बारे में काफी सोचा। आजकल मेरे ताल्लुकात चीलों से अच्छे नहीं हैं। दरअसल मुझसे गलती हो गई थी। कुछ दिन पहले मेरी वजह से चीलों के परिवार में झगड़ा हो गया था। इस वजह से मैं वहां नहीं जा सकता। वो सब मुझ पर गुस्सा हैं। लेकिन आप फिक्र न करो, मेरे पास एक और हल भी है। मेरी एक जानने वाली लोमड़ी है जिसका नाम लालो है। मुझे और लालो को एक दूसरे से काम पड़ता रहता है। सोनू बहन, दरअसल लालो एक दफा मुसीबत में फंस गई थी। मैंने उसे रोते देखा और मैं वहां से गुजर रहा था। तुम तो जानती हो कि मैं किसी को परेशान नहीं देख सकता, तो मैंने अपनी जान की परवाह किए बगैर लालो के पास गया और रोने की वजह पूछी। उसने मुझे वजह बताई तो मैंने उसे समस्या का हल बताया, जिसमें वो कामयाब हो गई। बस तब से ही हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। तो लालू के शेरू से अच्छे ताल्लुकात हैं। वो शेरू को शिकार लाकर देती है, इसलिए मैं उसे कहूंगा कि शेरू से कहकर शिकारी को जंगल से भगाए। और अगर आपको फिर भी खतरा लगता है लालू और शेरों से, तो आप एक दो दिन जंगल से बाहर चले जाना। जब शिकारी शेरू को देखेगा तो फिर जंगल का रुख नहीं करेगा। ठीक है कालू भाई, हम आपकी बात पर यकीन कर लेते हैं और एहतियातन एक दो दिन जंगल में नहीं आएंगे। ठीक है सोनू बहन, अब मैं लालू की तरफ चलता हूँ। ये कहकर कालू वहां से चला जाता है। मिट्ठू भाई, कालू भाई हमसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। मुझे तो इसका पता लगाना होगा। भला इनका लोमड़ी से क्या काम। उधर जब कालू लालो के पास जाता है और उससे कहता है, लालो बहन कैसी हो? तुम तो भाई को भूल ही गई हो, कभी चक्कर ही नहीं लगाया। कहाँ इतनी बिजी हो? कालू, मुझे तुम्हारे पास क्यों आना था? और तुम तो मुझे शिकार का मना करके गए थे। मैं इतनी फारिग नहीं कि एक आम पक्षी के पास जाऊं, जिसका गोश्त भी स्वादिष्ट नहीं। लालो बहन, तुम तो नाराज ही हो गई हो। तुम जानती हो कि पक्षियों के एक परिवार को पता चल गया था कि मैंने उनके पक्षी को तुम्हें धोखे से दिया था, इसलिए कुछ अरसे से छुप के बैठा था। अभी कुछ दिन पहले ही आया हूँ। अब हालात ठीक हैं, कर दूंगा बहन की किसी दिन खिदमत। कालू, किस काम से आए हो? इतने अच्छे तो तुम हो नहीं कि बगैर काम के मेरे पास आओ। कालू लालो को सारी बात बताता है और उसे शेरू से मदद लेने का भी कहता है, जिस पर लालो कहती है, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन इस काम के बदले मुझे शेरू की काफी खिदमत करनी पड़ेगी और फिर मैं उसके एहसान तले दब जाऊंगी। तुम्हें भी मेरे लिए काफी शिकार लाने होंगे।
जानते हो ना, मुझे चिड़िया का शिकार बहुत पसंद है। कालू दिल ही दिल में कहता है, चलो दे देंगे शिकार, मैंने कौन सा अपने पास से कुछ देना है। जबकि शिकारी वाली समस्या हल करने से मेरी पक्षियों में इज्जत बहाल हो जाएगी और सब मुझसे मशवरा करेंगे। इस तरह सोनू की अहमियत भी कम हो जाएगी। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं ला दूंगा शिकार, बस तुम जल्दी से शेरू को लेकर आ जाओ। ये कहकर कालू वहां से चला जाता है। उधर लालो शेरू के पास जाती है और शेरू को सारी बात बताकर मदद को कहती है। वो शेरू की खुशामद करते हुए कहती है, आप तो जंगल के बादशाह हो, एक शिकारी की आपके आगे क्या औकात। इस तरह वो शेर को मदद के लिए राजी कर लेती है। वो शेरू को साथ लेकर कालू की तरफ रवाना हो जाती है। कुछ ही देर बाद वो कालू के पास आ जाते हैं। सोनू, चिड़िया और मिट्ठू चुप करके ये सब कुछ देख रहे थे। जैसे ही शिकारी जाल लेकर घोंसलों की तरफ आता है तो शेरू, जो कि छुप के बैठा होता है, शिकारी की तरफ भागता है। शेरू को देखकर शिकारी दौड़ लगा देता है। कुछ ही लम्हों में वो जंगल से बाहर जाने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि शेरू का मकसद सिर्फ उसे डराना था, ना कि उसका शिकार करना। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज मेरी जान बच गई, वरना तो आज मैं उस शेर का शिकार हो जाता। आज के बाद मैं कभी भी उस जंगल का रुख नहीं करूंगा। दूसरी तरफ शेरू लालो से कहता है, लो भाई लालो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। अब शिकारी कभी भी जंगल का रुख नहीं करेगा। अब मैं जा रहा हूँ। कालू, अब तो मुझे शिकार चाहिए, मुझे सख्त भूख लगी हुई है, कल से मैं सफर पर थी। बहन, मैं तुम्हारा शिकार लेकर तुम्हारे घर ही आ जाऊंगा। यहाँ पर मेरे साथी पक्षियों को पता चल गया ना कि मैं तुम्हें पक्षियों का शिकार करवाता हूँ, तो अच्छा नहीं होगा। मिट्ठू भाई, मेरा शक ठीक निकला। कालू हम पक्षियों को धोखे से लालू के पास ले जाता है। हम तो लालू से खौफजदा थे, पर दुश्मन तो हमारे अंदर ही छुपा हुआ था। चलो आज इसको रंगे हाथों पकड़ते हैं। कालू, तो ये थी तुम्हारी असलियत। हमने सब कुछ सुन लिया है। एक तरफ तुम हमारी जान बचा रहे हो और दूसरी तरफ हमें लालू का शिकार बना रहे हो। नहीं बहन, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मक्कार लालो झूठ बोल रही है। मैंने कौन सा लालो से पूछा है जो वो झूठ बोलेगी। हम दोनों ने तो खुद अपने कानों से सुना है और यही सच है। सोनू बहन, मैं लालो से झूठ बोल रहा था। वो दरअसल मैं लालो से काम निकलवाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे शिकार का लालच दिया। मैं पहले उसे शिकार लाकर देता था, लेकिन मैंने कुछ अर्सा पहले ही तौबा कर ली है कि अब दोबारा ये काम नहीं करूंगा। आप लोग मुझे माफ कर दो, भगवान भी तो माफ कर देता है। कालू, अगर हम तुम्हें माफ कर दे तो तुम उस वादे का क्या करोगे जो तुमने अभी अभी लालो से किया है। लालो बहन, मैंने तुमसे झूठ बोलकर पाप किया है और इसकी सजा मुझे भगवान देगा, पर तुमने हमारी जान बचाकर अच्छा काम किया है, तुम्हें भगवान इसका जरूर फल देगा। कालू, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे। मैं तो शिकार लेकर ही जाऊंगी। मुझे इस चिड़िया का शिकार चाहिए, ये देखने में भी काफी स्वादिष्ट लग रही है। कालू दिल ही दिल में सोचता है, अगर मैं इसे यहाँ ला सकता हूँ तो वापस भी भेज सकता हूँ। ये मेरे पक्षियों में खौफ फैला रही है। लालो बहन, तुम तो अपने वादे और रसूलों की पक्की हो, और मैं भी अपने वादे के मुताबिक शिकार तुम्हारे पास ही लेकर आऊंगा। मैंने तुमको यहाँ पर शिकार देने का वादा नहीं किया, इसलिए तुम अब यहाँ से चली जाओ। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगी, मुझे अपना वादा याद है। कालू सभी पक्षियों में बहुत शर्मिंदा होता है, लेकिन सब पक्षी उसे एक बार फिर माफ कर देते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद बगैर किसी लालच के करनी चाहिए और कभी भी किसी से ऐसा वादा न करें जो बाद में आप पूरा न कर सकें। पापा, पापा क्या हुआ आपको? उठे, मैं आपके लिए भोजन लेकर आया हूँ, उठिए ना। मेरा प्यारा बहादुर बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे लग रहा है कि मेरा वक्त करीब आ गया है।
मैं अब ज्यादा नहीं जी पाऊंगा। पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं होगा आपको, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। चिंटू की आवाज को सुनकर सारे पक्षी वहां पर आ जाते हैं। क्या हुआ चिंटू बेटा? नीलो आंटी देखिए ना, पापा की तबीयत खराब हो रही है और ये मुझे अकेला छोड़कर जाने की बातें कर रहे हैं। आप इन्हें समझाए ना। मेरी बात सुनो बेटा, ये एक हकीकत है, किसी के माँ पिता हमेशा उसके पास नहीं रहते। एक ना एक दिन सबको जाना होता है और मेरे बाद तुम्हें हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। तुम्हें मेरे बगैर खुद को बहादुर साबित करना होगा। इसके साथ ही चिंटू का पापा हमेशा के लिए उसे छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है। पापा उठिए ना, मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगा? मुझे आपके बगैर नहीं रहना। हौसला करो बेटा, तुम्हारे पापा अब दोबारा नहीं आएंगे, तुम्हें खुद से ही हिम्मत करना होगी। नीलो और सभी पक्षी उसे तसल्ली दे रहे थे। चिंटू के पापा के अंतिम संस्कार के बाद सारे पक्षी अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। अच्छा बेटा, मैं भी अब चलती हूँ। तुम ये भोजन खा लो और सो जाओ, और अगर तुम्हें डर लगे तो मेरी तरफ आ जाओ। नहीं नीलो आंटी, मुझे पापा का बहादुर बेटा बनना है। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं अकेले ही सब कुछ करूं। अगले दिन, टूनी बेटा तुम घर का ख्याल रखना, मैं जरा चिंटू को देख कर आऊं, पता नहीं उसने रात कैसे गुजारी। नीलो चिंटू के घर आती है तो वहां पर पहले से ही उसकी चाचा और चाची आए हुए थे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते चाची, ये नीलो आंटी हैं। इन्होंने पापा के बाद मेरा बहुत ख्याल रखा। नीलो आंटी और ये मेरे चाचा चाची हैं। ये दोनों मुझे लेने आए हैं। कल सुबह तक मैं इनके साथ चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, सुबह तुम मुझसे मिलते हुए जाना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। जी नीलो आंटी, मैं आपसे मिलकर जाऊंगा। अगले दिन, जी नीलो आंटी, मैं बस जाने ही लगा था, फिर मैंने सोचा आपकी बात ही सुनता जाऊं। अब बुरा मत मनाना बेटा, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें अपने चाचा चाची के साथ नहीं जाना चाहिए। अपना घर अपना ही होता है, और तुम्हारे पापा ने भी तो कहा था कि तुम्हें उनका बहादुर बेटा बनना है। लेकिन नीलो आंटी, मेरा यहाँ पर कौन है? माँ पिता के जाने के बाद मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा? चाचा चाची मुझे लेने आए हैं, उनके साथ जाऊंगा तो कुछ वक्त अच्छा बीत जाएगा। हम लोग हैं ना यहाँ पर, एक अरसे से हम इकट्ठे रह रहे हैं। ठीक है, फिर भी तुम्हारी मर्जी है। अच्छा ठीक है, मैं अब चलता हूँ। चिंटू अपने चाचा चाची के साथ वहीं पर रहने लगता है। उसके चाचा का भी बेटा था जिसका नाम जग्गू था। चिंटू की चाची सारे घर के काम उसी से करवाती। चिंटू, चिंटू उठो, भोजन की भी कुछ व्यवस्था कर लो, सोने के सिवा कोई काम नहीं है तुम्हें। जी चाची, मैं अभी जाता हूँ। जग्गू भाई नहीं उठा, वो भी मेरे साथ चलता। वो मुझे अभी रास्तों का नहीं ना पता, हम दोनों जाएंगे तो जल्दी ले आएंगे। जग्गू क्यों जाएगा? वो कहीं नहीं जाता, वो अभी सो रहा है। मैंने अपने बेटे को कभी भी कहीं भोजन लेने नहीं भेजा, हम लोग हैं ना उसके लिए। चाची की इस बात पर चिंटू को भी अपने माँ पिता की याद आ जाती है। चाची सारे काम उससे करवाती और भोजन के लिए भी उसे बहुत कम दाना देती थी, जबकि उनका अपना बेटा सारा दिन सोया रहता या फिर दूसरों को तंग करता और उसके हिस्से का भोजन भी खा जाता। जग्गू, तुमने आज फिर मेरा भोजन खाया, आज मैं तुम्हारी शिकायत चाचा से करूंगा। अच्छा, तो अब तुम मेरे बेटे की शिकायत करोगे? हमारा ही खाते हो और हमें ही बातें सुनाते हो। सिर्फ भोजन ही खाया है ना उसने, उसका ही घर है, वो जो मर्जी खाए। शाम को जब चिंटू का चाचा घर आता है तो वो सारी बात चाचा को बताता है। जग्गू, तुम्हें शर्म नहीं आती? छोटे भाई को तंग करते हो। अगर आइंदा से मुझे तुम्हारी शिकायत मिली तो वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। आइंदा से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बाबा, मैंने नहीं खाया। अच्छा नहीं किया तुमने, देख लूंगा मैं तुम्हें। आज तुम्हारी वजह से पापा ने मुझे घर से निकालने की धमकी दी है। इस घर से तो अब तुम निकलोगे, और वो भी बहुत जल्दी। जग्गू सीधा अपने दोस्त रघु और कालू के पास जाता है और सारी बात उन्हें बताता है। अच्छा तो ये बात है, मेरे दोस्त तुम फिक्र मत करो, बस तुम देखते जाओ हम क्या करते हैं उसके साथ।
वो तीनों आपस में कोई तरकीब सोचते हैं। शाम को जग्गू चीलों के घोंसले की तरफ जाता है। चील शायद किसी काम से बाहर गए हुए थे। जग्गू उनके घोंसलों से अंडे नीचे गिरा देता है और वहां से जल्दी से घर आ जाता है। शाम को जब चील घोंसले में आती है तो अंडे टूटे देखकर उसे बहुत गुस्सा और रोना आता है। उसकी आवाज सुनकर सारे पक्षी वहां पर आ जाते हैं। क्या हुआ चील बहन, तुम रो क्यों रही हो? चील सारी बात उन्हें बताती है। उसके साथ ही रघु बोल पड़ता है। चील आंटी, मुझे पता है आपका अंडा किसने चुराया है। मैंने खुद उसे देखा था। किसने चुराया है, जल्दी से बताओ मुझे, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। वो मैं भोजन लेकर जा रहा था तो मैंने आपके घोंसले में चिंटू को देखा था, उसी ने गिराया होगा। जी जी चील आंटी, मैंने भी देखा था चिंटू को यहाँ पर आते हुए। नहीं नहीं चील आंटी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तो आपके घर का भी अच्छे से नहीं पता, और मैं भला ऐसा क्यों करूँगा। हाँ हाँ चील आंटी, चिंटू सुबह से ही घर से गायब था, जरूर इसी ने किया होगा। सही कहते हैं कि किसी की औलाद की कभी भी जमानत मत लो। तुम्हारी वजह से आज मैंने अपने इकलौते बेटे को डांटा, और आज तुम्हारी ही वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही है। चील बहन, माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा निकलेगा। मैं तो इसे तरस खाकर ले आया था। कोई बात नहीं, इसमें भला आपका क्या कसूर। दफा हो जाओ यहाँ से, और हाँ, घर आने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ से तुम जियो या फिर मरो। उसे आज नीलो की सारी बातें याद आ रही थी। वो वापस अपने जंगल की तरफ आ जाता है। वो सीधा नीलो के पास जाता है। चिंटू बेटा, तुम सब ठीक तो है ना? तुम मुझे परेशान लग रहे हो। वो सारी बात नीलो को बताता है। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने बेटा, अपना घर अपना ही होता है। अब तुम यहीं पर रहो, और हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो झिझकना मत, हमसे कहना, हम सब है ना तुम्हारी मदद के लिए। बिरजू वहीं पर फिर सबके साथ रहने लगता है। इसके कुछ अरसे बाद ही नीलो अपनी बेटी के साथ उसकी शादी कर देती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि माँ बाप से बढ़कर कोई भी किसी से प्यार नहीं करता। मुश्किल हालात में हमें हिम्मत हारने की बजाय हौसले से काम लेना चाहिए और खुद को मजबूत करना चाहिए। एक जंगल में नीलो चिड़िया, जिमी कबूतर और कालू कौवा रहते थे। एक दिन जिमी और नीलो कालू कौवे के पास जाते हैं। कालू भाई, हम सोच रहे थे कि जंगल में काफी जगह खाली पड़ी हुई है, आगे सूखे का मौसम आने वाला है, क्यों ना हम खाली जगह पर कोई फसल ही लगा लें। लेकिन नीलो दीदी, हम खाली जगह पर लगाएंगे क्या? हमारे पास तो लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। जिमी भाई मानो हाथी के पास से होकर आए हैं, उनके पास बीज हैं, अभी हम उनके पास चलते हैं और बीज का पूछ कर आते हैं। वो तीनों मानो हाथी के पास चलते हैं। चिड़िया हाथी से कहती है, मानो भाई, जिमी भाई बता रहे थे कि आपके पास चने का बीज है, आप हमें वो बीज दे दें। हम सोच रहे थे कि इस बार अपनी फसल लगा लें, पिछले साल भी दाने का काफी मसला हुआ था। मानू की पत्नी कहती है, तो क्या करें हम, बीज फ्री में थोड़ी ना बांट रहे हैं। जी मीनू दीदी, आप ठीक कह रही हैं। आप हमें बता दीजिए कि आप बीज के बदले क्या लेंगी। मुझे गन्ने बहुत पसंद हैं। तुम लोग चने के साथ साथ गन्ने का बीज भी ले जाओ और मेरे लिए गन्ने का खेत लगाओ। ठीक है मीनू दीदी, हम मिलजुल कर आपके लिए भी गन्ने का खेत लगा देंगे। मीनू उन तीनों को गन्ने और चने का बीज दे देती है और वो तीनों खेत में आते हैं। नीलो उनसे कहती है, आज के दिन अब हम सिर्फ खेत जोतेंगे, कल सुबह आकर इसमें बीज बो देंगे। काम का सुनते ही कालू कौवा परेशान हो जाता है और कहता है, नीलो बहन, मेरी तो तबीयत बहुत खराब हो रही है। वो मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था, इसलिए मेरा दिल घबरा रहा है। अब मैं घर चला जाऊं? कोई बात नहीं कालू भाई, आप घर चले जाओ। मैं और जिमी भाई आज जमीन जोत लेते हैं, सुबह आप आओगे तो फिर मिलकर बीज बो लेंगे। कालू के जाने के बाद जिमी और नीलो खेत को जोतते हैं। वो दोनों काफी थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे कुछ देर सांस लेने के लिए बैठ जाते हैं।
नीलो दीदी, आधा काम तो आज हो गया। अब सुबह कालू आएगा तो वो चने का बीज बोलेगा और हम दोनों मिलकर गन्ने का बीज बोलेंगे। हाँ जिमी भाई। अगले दिन जिमी और नीलो कालू को बुलाने के लिए जाते हैं। कालू भाई, कल हम दोनों खेत जोत आए थे, आज आप चले, हम खेत में बीज बो लेते हैं। नीलो दीदी तुम चलो, बस मैं अभी आया। जिमी और नीलो खेत में चलते हैं। वो दोनों काफी देर तक कालू का इंतजार करते हैं लेकिन वो नहीं आता। फिर वो खुद ही बीज बो लेते हैं। शाम को कालू नीलो की तरफ आता है। माफ करना नीलो दीदी, मैं आने ही वाला था लेकिन फिर मुझे मेरी मौसी की तरफ जाना पड़ गया। वो काफी बीमार है, बस मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा, मैं और जिमी भाई आपका इंतजार करते करते खुद ही बीज बो आए थे। अब बस थोड़े समय ही उनकी देखभाल करना होगी। ठीक है, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे बुला लेना। अब मैं चलता हूँ। कुछ दिनों बाद नीलो और जिमी जब खेत में जाते हैं तो उसमें काफी जड़ी बूटियां हो चुकी थीं। जिमी भाई, इनको निकालना होगा वरना ये फसल को नुकसान पहुंचाएंगी। हाँ नीलो दीदी, मैं अभी कालू को बुलाकर लाता हूँ, मिलकर लगेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। जिमी जब कालू की तरफ जाता है तो कालू आराम से सो रहा था। कालू, कालू उठो। क्या बात है जिमी? खेत में काफी फालतू जड़ी बूटियां हो गई हैं, मेरे साथ चलो, खेत से वो निकालना होंगी। मेरी तो तबीयत कुछ दिनों से खराब है और बाहर धूप भी काफी है, मुझसे काम नहीं हो पाएगा, तुम दोनों आज कर लो, कटाई वाले दिन सारा काम मैं अकेला कर लूंगा। इसी तरह कालू रोज टाल मटोल करता रहा और फिर फसल की कटाई का वक्त आ गया। जिमी सारी बात जाकर नीलो को बताता है। वो दोनों समझ जाते हैं कि कालू जानबूझकर काम से बचने के लिए ड्रामा कर रहा है। मानो और मीनू दोनों अपने हिस्से का भोजन ले जाते हैं। जिमी और नीलो भी अपने हिस्से का खेत काट लेते हैं, लेकिन आज फिर कालू नहीं आया था। नीलो कालू के पास जाती है। कालू भाई, हम आपके हिस्से का खेत छोड़ आए हैं, आप भी जाकर कटाई कर लें इससे पहले कि कोई और ले आए। फसल पक चुकी है, कोई भी लेके जा सकता है। अच्छा अच्छा ठीक है, अपना मशवरा अपने पास रखो, मैं खुद ही ले आऊंगा। सुबह जाऊंगा फसल काटने, आज थकन काफी हो रही है। अगले दिन भी कालू सोता रहता है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। खेत के पास ही एक चूहा और चूहिया रहती थी। वो काफी दिनों से देख रहे थे कि खेत में कोई नहीं आया। वो सारा अनाज अपनी बिलों में ले जाते हैं। काफी दिन बाद जब कालू का भोजन खत्म हो जाता है तो वो खेत में जाता है। अरे, सारा दाना कहाँ गया? लगता है कोई ले गया। नीलो दीदी ठीक कह रही थी। अब मैं क्या करूं? आगे तो सर्दी आ रही है और मेरे पास तो दाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस तरह कौवा खाली हाथ मायूस होकर लौट आता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हर काम का एक वक्त होता है और हमें अपने काम वक्त पर कर लेने चाहिए। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते वो खाली हाथ ही रह जाते हैं।